Assalamu alaikum dear students, myself Asuslim and welcome to Snans Biology। जी बेटा, आज हम लोग चैप्टर नंबर 24 के चंद एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से बात करेंगे इस लेक्चर के अंदर। आइए आगाज़ करते हैं आज के लेक्चर का हम लोग। जी तो फर्स्ट बेटा क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 24 एवोल्यूशन का। व्हाट डू यू नो अबाउट एंडोसिम्बियोटिक हाइपोथेसिस? एंडोसिम्बियोटिक हाइपोथेसिस ऐसा हाइपोथेसिस है बेटा जिसके ज़रिए असल में एवोल्यूशन को स्टडी किया जाता है प्रोकैरियोट से यूकैरियोटिक की। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कैसे इवॉल्व हुए, कैसे एवोल्यूशन के ज़रिए बने प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से। इनिशियली अगर बेटा देखा जाए तो इनिशियल टाइम्स में सबसे पहले इस दुनिया में आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स थे वो कौन से थे? वो प्रोकैरियोटिक थे। तो जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे उन्होंने क्या किया, वो एनारोबिक थे, अमेबॉइड थे। इन लार्जर अमेबॉइड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स ने इनगल्फ जब किया स्मॉलर एरोबिक बैक्टीरिया को, तो वो जो स्मॉलर एरोबिक बैक्टीरिया था इनगल्फ होने के बाद उसके अंदर जाके डाइजेशन नहीं हुई, मतलब लार्जर अमेबॉइड बैक्टीरिया ने उसको डाइजेस्ट नहीं किया बल्कि दोनों ने मिलकर रहना शुरू कर दिया। दोनों एक दूसरे से फ़ायदा लेने लगे। जो स्मॉलर एरोबिक बैक्टीरिया था उसने एज ए माइटोकॉन्ड्रिया का काम करने शुरू कर दिया और उसको एनर्जी प्रोवाइड करने शुरू कर दिया, और जो लार्जर था उसको उसने हैबिटेट प्रोवाइड कर दिया, जिसकी वजह से दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। तो ऐसा जो हाइपोथेसिस है जिसके ज़रिए हम लोग स्टडी करते हैं बेटा, किसको स्टडी करते हैं? यूकैरियोट की एवोल्यूशन को फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स। तो ऐसे हाइपोथेसिस को बेटा क्या कहते हैं? एंडोसिम्बियोटिक हाइपोथेसिस का नाम देंगे। तो द यूकैरियोटिक सेल माइट हैव इवॉल्व व्हेन ए लार्ज अमेबॉइड प्रोकैरियोटिक इंजेस्टेड, उन्होंने इंजेस्ट किया स्मॉल एरोबिक बैक्टीरिया को और स्टेबलाइज देम, और उनको स्टेबलाइज कर दिया, उनको डाइजेस्ट नहीं किया इंस्टेड ऑफ डाइजेस्टिंग देम। दिस हाइपोथेसिस विल बी नोन एज, इसको क्या कहा जाएगा? एंडोसिम्बियोटिक हाइपोथेसिस का नाम देंगे हम लोग। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, व्हाट इज नॉन रैंडम मेटिंग? अब बहुत सारे बेटा इंडिविजुअल जो होते हैं उनकी सर्टेन जीनोटाइप्स होती है, बहुत ज़्यादा जीनोटाइप्स होती हैं, और वही जीनोटाइप वाला जो ऑर्गेनिज्म है बाज़ दफ़ा रैंडमली क्या करता है, उनके आपस में मेटिंग होती है जेनेटिकली। तो ऐसी मेटिंग को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? नॉन रैंडम मेटिंग का नाम देंगे हम लोग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, डिफरेंशिएट बिटवीन थ्योरी ऑफ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन क्या है और आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या है? नेचुरल सिलेक्शन जो कुदरती, जो एटमॉस्फेरिक या कुदरती तौर पे जो हम लोग कहते हैं कि पाए जाने वाला जो सिस्टम है, जो उसके अंदर अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं, नेचर जिसको सिलेक्ट करती है, नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर जो सर्वाइव कर जाता है इंडिविजुअल, उसकी जो जीनोटाइप होगी जिसकी वजह से वो सर्वाइव किया है, जो उसने अपने पेरेंट्स से लिए, तो इसको बेटा हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल सिलेक्शन। और जो खुद ब्रीडिंग करके उसको सिलेक्ट किया जाता है स्पेसिफिक या किसी डिजायर्ड कैरेक्टर की वजह से, तो उसको क्या कहा जाता है बेटा? आर्टिफिशियल सिलेक्शन का नाम देंगे। तो इट अकर्स थ्रू एन इंटरेक्शन बिटवीन एनवायरनमेंट एंड वेरिएबल इनहेरेंट। इनहेरेंट का मतलब क्या है? ऐसे कैरेक्टर्स को बेटा कहा जाता है जो कि उसने अपने पेरेंट्स से लिए जीन्स के थ्रू। तो ऐसी सिलेक्शन को हम लोग नेचुरल सिलेक्शन कहेंगे। और आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या होगी? द सिलेक्टिव ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स एंड एनिमल्स बाय द मैन। इसको क्या कहा जाता है बेटा? आर्टिफिशियल सिलेक्शन का नाम देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, गिव डार्विन्स आइडिया ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। डार्विन ने एक बुक लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब इसका ये आइडिया क्या था? जब इसने गैलापागोस आइलैंड पे अपना सफ़र किया तो वहाँ पे उसको बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स बेटा नज़र आए जो कि बिल्कुल मुख्तलिफ थे साउथ अमेरिका की मेनलैंड से और बाकी अदर जो रीजन्स थे जहाँ पे उसने देखा था, जहाँ पे उसने विजिट किया था उसके लिहाज से। और वो जो रीजन था खास तौर पे गैलापागोस आइलैंड, वो सेपरेट था, कुछ जियोग्राफिकल बैरियर्स की वजह से अलग हो गया था, और वहाँ पे उन ऑर्गेनिजम्स ने अपने अंदर अडॉप्टेशंस क्रिएट की। उन अडॉप्टेशंस की वजह से उनके अंदर कैरेक्टर्स क्या हो गए? डिफरेंट हो गए और नई स्पीशीज़ वजूद में आई। इस वजह से इस हाइपोथेसिस को या इस आइडिया को ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन में एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से एनवायरनमेंट ने उसको सिलेक्ट कर लिया और नई स्पीशीज वजूद में आ गई। तो ये क्या था? अ न्यू स्पीशीज वुड अराइज, न्यू स्पीशीज अराइज हो सकती है इंसेस्ट्रल फॉर्म से बाय द ग्रेजुअल अकोमोडेशन, जब बहुत ज़्यादा अडॉप्टेशन जो है वो अकोमोलेट हो जाएंगी। इसके लिए टू द एनवायरनमेंट
सेपरेटेड, जो कि सेपरेट है किसके जरिए, जियोग्राफिकल बैरियर्स के जरिए, और ओवर मैनी जनरेशन, बहुत सारी जनरेशंस के बाद क्या होगा, न्यू स्पीशी में डिसिमिलर फ्रॉम प्रीवियस वन। न्यू जो स्पीशी होगी वो डिसिमिलर हो जाएगी प्रीवियस वन से, और नई स्पीशी क्या हो जाएगी, वजूद में आ जाएगी। तो ऐसा जो आइडिया बेटा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। जी, उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज न्यू डार्विनिज्म। डार्विनिज्म का जो आइडिया था नेचुरल सिलेक्शन के हवाले से, उसके अलावा एक न्यू डार्विनिज्म जिसके अंदर जेनेटिक्स इन्वॉल्व हुई, मतलब जो नई स्पीशीज बनती हैं, जिसके मुताबिक नई स्पीशीज जो बनेगी वो एक्सटेंसिव जेनेटिक वेरिएशंस की वजह से बनेगी, उसके अंदर जेनेटिकली क्या आ जाएगी, चेंजेस आ जाएंगी, जिसकी वजह से न्यू स्पीशीज वजूद में आ जाएगी। इस आइडिया को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, जिसमें जेनेटिक्स इन्वॉल्व है न्यू स्पीशी को बनाने में, इसको क्या कहा जाता है, न्यू डार्विनिज्म का नाम देंगे हम लोग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बेटा 6 है, व्हाट आर वेस्टिजियल ऑर्गन्स। वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गन्स जो बेटा इंसेस्टर्स के अंदर मौजूद थे और इंसेस्टर्स के अंदर उनका इंपॉर्टेंट रोल था, वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन डिसेंडेंट्स के अंदर आके, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर आके, न्यू जनरेशंस के अंदर आके वो फंक्शन लेस हो गए, उनकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन मौजूद तो है लेकिन उनका कोई फंक्शन नहीं है। ऐसे स्ट्रक्चर्स को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे ऑर्गन्स को क्या कहा जाता है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स का नाम देते हैं हम लोग। जैसे वर्मीफॉर्म हमारे अंदर अपेंडिक्स पाए जाते हैं, कार्निवोर्स के अंदर अपेंडिक्स पाए जाते हैं, लेकिन इनके इंसेस्टर्स में जहाँ से इवॉल्व हुए उनके अंदर अपेंडिक्स का फंक्शन था, लेकिन यहाँ पे आके अपेंडिक्स का फंक्शन क्या हो गया, लॉस हो गया। तो ऐसे ऑर्गन्स को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन्स का नाम देते हैं। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है, डिफरेंशिएट बिटवीन होमोलोगस एंड एनालॉगस ऑर्गन्स। अब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर जब एवोल्यूशन के दौरान बेटा हम लोग ऑर्गन्स की या बॉडी के प्लान की स्टडी करते हैं, टिश्यूज़ की स्टडी की जाती है या ऑर्गन्स की स्टडी की जाती है, तो उसके दौरान हमें पता चलता है कि जो नए आने वाले इंडिविजुअल्स जो हैं, नई आने वाली जो स्पीशी है, उसके अंदर चंद एक ऑर्गन्स ऐसे हैं जिनके जो स्ट्रक्चर है या जिनका फंक्शन जो है वो इंसेस्टर्स के साथ या बाकी अदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके साथ मिलता जुलता है। तो उसके लिहाज से दो तरह से इसको क्लासिफाई किया गया है, होमोलोगस एंड एनालॉगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन्स बेटा ऐसे ऑर्गन जो कि फंक्शनली डिफरेंट होंगे लेकिन स्ट्रक्चर के लिहाज से सेम होंगे, स्ट्रक्चर उनका सिमिलर है लेकिन फंक्शन वो क्या कर रहे हैं, डिफरेंट परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसे ऑर्गन्स को बेटा क्या कहा जाता है, होमोलोगस। और एनालॉगस ऑर्गन्स कौन से होते हैं, ऐसे ऑर्गन जिनका फंक्शन क्या है, डिफरेंट है लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, सेम है, तो उसको क्या कहा जाता है, होमोलोगस ऑर्गन्स। एनालॉगस ऑर्गन्स की अगर हम लोग बात करें, फंक्शनली वो तो एक जैसे हैं लेकिन स्ट्रक्चर के लिहाज से वो क्या होंगे, एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। तो दीज आर द फंक्शनल डिफरेंट बट स्ट्रक्चरली अलाइक। जैसे सपोज एग्जांपल दें हम लोग, होमोलोगस ऑर्गन्स की 4 लिम्स हैं। 4 लिम्स किस किस के हैं, ह्यूमन के हैं, वेल के हैं, हॉर्स के हैं और बैट के हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बैट, ठीक है। मैन, बैट, हॉर्स और वेल के जो 4 लिम्स हैं, अब इनका अगर देखा जाए फंक्शन, तो फंक्शन ये क्या है, इनका डिफरेंट है लेकिन स्ट्रक्चर इनका क्या होता है, सेम होता है। तो ऐसे जो ऑर्गन्स होंगे इनको होमोलोगस ऑर्गन्स कहा जाएगा। अब ऐसे ऑर्गन जिनका फंक्शन सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, उनका अगर देखा जाए, उनमें विंग्स हैं, बैट के विंग्स हो गए, उसके अलावा बर्ड्स के विंग हो गए, इंसेक्ट्स के विंग हो गए, इन सभी का काम क्या है, फ्लाई करना है, लेकिन स्ट्रक्चर इनका क्या होगा, डिफरेंट होगा एक दूसरे से। तो ऐसे ऑर्गन्स को एनालॉगस ऑर्गन्स का नाम हम लोग देंगे। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, डिफाइन हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम। हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम क्या है, अब अगर फ्रीक्वेंसीज की बात की जाए, एलील्स की और जीनोटाइप की, वो फ्रीक्वेंसीज जो होंगी असल में किसी भी पॉपुलेशन के जीन पूल में, जीन पूल क्या होता है, पूरी पॉपुलेशन का जो कलेक्शन होती है जीन्स की, उसको हम लोग जीन पूल का नाम देते हैं। तो किसी भी पॉपुलेशन के जीन पूल में जो फ्रीक्वेंसीज होंगी किस किस की, एलील्स की और जीनोटाइप की, वो रिमेन्स कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहेंगी ओवर द मैनी जनरेशन, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फैक्टर इन्वॉल्व ना हो जाए, इफेक्ट ना कर दे। किसके अलावा, से सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन के अलावा बाकी सारे के सारे फैक्टर अगर उसके ऊपर इन्वॉल्व ना करें, उसकी वजह से क्या होगा, पॉपुलेशन के जीन पूल में फ्रीक्वेंसीज जो होंगी एलील की और जीनोटाइप की, वो क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। तो ऐसे थ्योरम को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम का नाम देंगे। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9 है,
चंद एक फैक्टर्स बताएं जो कि जीन की फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट करते हैं। उनके अंदर बेटा म्यूटेशन आ जाती है जीन के अंदर, अगर उसका न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस चेंज हो जाए तो उसको म्यूटेशन कहते हैं, उस वजह से भी हो सकती है। माइग्रेशन में अगर किसी पॉपुलेशन के अंदर कोई इंडिविजुअल आ रहा है तो उसका जीन पूल भी चेंज हो जाएगा। अगर वहां से कोई इंडिविजुअल निकल के बाहर जाएगा इमिग्रेशन और एमिग्रेशन की वजह से, तो उस वजह से भी जीन की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। उसके अलावा जेनेटिक ड्रिफ्ट बेसिकली आगे क्वेश्चन में हम लोग पढ़ेंगे, उसके अंदर डिटेल्स में बताऊंगा। नॉन रैंडम मेटिंग का पीछे हम लोग क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं। अगर एक इंडिविजुअल की बहुत ज़्यादा जीनोटाइप है, वो आपस में मेटिंग के जरिए नया जो इंडिविजुअल बनाएंगे उसको नॉन रैंडम मेटिंग का नाम देंगे। और नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन, नेचुरली एनवायरनमेंट जो है किसको सिलेक्ट करता है, और आर्टिफिशियल जिसको मैन सिलेक्ट करता है ब्रीडिंग के जरिए। तो वो क्या कहते हैं, 5 क्या हैं ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि जीन फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। उसके अलावा बेटा क्वेश्चन नंबर 10 है जेनेटिक ड्रिफ्ट, जो कि इसका फैक्टर भी है, जीन फ्रीक्वेंसी को चेंज करने में भी हेल्प करता है। वो क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये असल में किसी भी इंडिविजुअल की जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं जीनोटाइप की, डिफरेंट जीनोटाइप की, उसके अंदर जो वेरिएशंस आएंगी, जो चेंजेस आएंगी, उसको क्या कहा जाएगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट का नाम देंगे। बाज़ दफ़ा किसी इंडिविजुअल की डेथ की वजह से उसके अंदर जो जीन्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से जीन पूल या जो फ्रीक्वेंसी होगी जीनोटाइप की वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहेंगे हम लोग, जेनेटिक ड्रिफ्ट का नाम देंगे हम लोग। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, हाइड्रोथर्मल वेंट्स किनको कहा जाता है। अब ऐसे ये असल में हॉट स्प्रिंग्स होते हैं, गर्म पानी के चश्मे होते हैं जो कि अंडर द सी पाए जाते हैं, जहाँ से असल में कंसीडर ये किया जाता है कि लाइफ का जहाँ से आगाज़ हुआ था, अर्ली लाइफ को, खास तौर पे वो वाले इंडिविजुअल जो कि हम लोग पीछे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी पढ़ चुके हैं, जिनसे हम लोगों ने दूसरे एंजाइम्स अलहदा किए थे जो कि किसी भी डिजायर्ड जीन को काटने के लिए अलहदा किए जाते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम। तो वो जिन बैक्टीरिया से लिए गए थे वो भी इन स्प्रिंग्स के अंदर मौजूद थे, और अर्लीस्ट जो लाइफ थी वो भी यहाँ से आगाज़ हुए थे, ये समझा जाता है, ये कंसिडर किया जाता है। तो ये थे बेटा हाइड्रोथर्मल वेंट्स। तो ये बेटा आज का लेक्चर जिसके अंदर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 24 के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से बात की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और इजी भी लगा होगा। थोड़ा सा कंसेप्चुअल ये चैप्टर है, इसको समझना आप लोगों ने ज़्यादा है, और तकरीबन छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।